अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में ऑर्डिनेंस से तौसी कर दी गई है। सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक नए चेयरमैन नैब की तकर्री तक मौजूदा चेयरमैन ही ओहदे पर बराजमान रहेंगे। इस ऑर्डिनेंस में नैब के मुरव्वजा कवानीन में तब्दीली भी की गई है, जिसने एक बहस और मुतअद्दिद सवालात को जन्म दिया है। हुकूमत इन तरामीम को वही तब्दीलियां कह रही है जो अपोजिशन मुतालिबा करती रही, और तब हुकूमत इसे एनआरओ मांगना कहती थी, और अब जब तरमीम हो गई तो अपोजिशन इसको एनआरओ करार दे रही है। ये ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए और एक ऐसे चेयरमैन के मुद्दत मुलाजमत को तोसी देने के लिए है जिसके हर अमल पर यह मोहर सब्त हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं, एहतसाब के लिए नहीं, सिर्फ इमरान खान की नौकरी करता है। इसमें हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ जारी किया है। सवालात बहरहाल संजीदा हैं। या नैब ऑर्डिनेंस क्या वाकई एनआरओ है? किस किस को किस किस केस में रिलीफ मिलेगा? क्या हुकूमत ने आइंदा खुद को रिलीफ देने के लिए ये ऑर्डिनेंस पास किया है? फाल पार्लियामान के होते हुए आखिर ऑर्डिनेंस क्यों? ऑर्डिनेंस असेंबली से पास ना हो सका तो क्या होगा? नैब कवानीन में तरामीम कैसे होंगी? इन सवालात के अलावा अपोजिशन का रद्द-ए-अमल बहुत अहम है। नून लीग माजी में 2 बार चेयरमैन नैब के मामले पर अदालत गई, अब क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करेगी? इसके अलावा कराची के पीर के मुंतखब अरकान क्या मायूस हैं या मुतजस्सिस हैं, ये भी प्रोग्राम में जानेंगे। मरियम नवाज इस वक्त किसकी अपोजिशन कर रही हैं? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक अहमद खान से ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। नैब के मामले पर ही लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब। जैसा कि आप जान चुके हैं, मुस्लिम लीग नून से तर्जुमान शहबाज शरीफ, मलिक अहमद खान साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों की इजाज़त से जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब से थोड़ा सा टेक्निकली और लीगली हुकूमत और अपोजिशन जो कुछ कह रही है उसमें कानून कहाँ खड़ा है और कितना दुरुस्त आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है या फिर सियासी बयानात हैं। शाह खावर साहब, आगाज़ में ही ये जो नैब ऑर्डिनेंस आया है, कानून तोड़ा जा रहा है, आइन की रूह मस्ख हो रही है, इस तरह के सियासी बयानात तो आ रहे हैं। अगर ये ऑर्डिनेंस 4 माह में असेंबली से मंजूर नहीं होता तो क्या होगा? और फिर इस दौरान अगर चेयरमैन नैब की जो तैनाती है या सदर की जानिब से जजेस लगाए जाएंगे वो बहाल रहेंगे? क्या उनको आर्टिकल 264 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा? जी आयशा, मैं पहले आपको एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ। मैं कभी भी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब नहीं रहा और ना मैं रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज हूँ। मैं कुछ अरसा हाई कोर्ट का जज रहा, लेकिन मैं रिटायर नहीं हुआ था। ये तो मैंने कहा कि आपकी ज़रा तस्हीह कर दूँ। दूसरी जहाँ तक बात है, ये सेकंड अमेंडमेंट है नैब ऑर्डिनेंस में 1999 में। सबसे पहले देखना यह है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस बुनियादी तौर पे एक कानून साजी का तरीक़ाकार है जो कि आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में दिया हुआ है। उसमें यह लिखा है कि जब कौमी असम्बली और सेनेट जो है वो सेशन में ना हो और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जिसमें कोई चारा नहीं है कि एक हंगामी कदम उठाया जाए एक इमरजेंसी में, और एक कानून पास करना है जो कि सदर मुमलिकत ने फिर ऑर्डिनेंस के जरिए करना है। तो अब देखना यह है कि ये ऑर्डिनेंस की शक्ल में क्यों नहीं आया, ये पार्लियामेंट में बाकायदा इसको बतौर बिल क्यों नहीं पेश किया गया। इस पे मेरे बतौर तालिब इल्म कानून बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ना तो ऐसी इमरजेंट सिचुएशन थी, ये तो एक सोची समझी बात थी और सबको पता था कि चेयरमैन नैब जो ये मौजूदा हैं उनकी ओहदा मुलाजमत ख़त्म होने वाला था 8 अक्टूबर को, और उससे पहले उस पर मुशावरत भी नहीं हुई थी। और ये भी सुनने में आया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से और स्पेशली शहबाज शरीफ साहब से कभी भी मुशावरत नहीं करेंगे और एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया जाएगा। तो ये एक सोचे समझे मनसूबे के तहत या एक तैयारी के तहत जो काम किया जाता है वो आर्टिकल 89 की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करता। एक तो मैं ये बात कर दूं, लेकिन चलें, एक ऑर्डिनेंस आ गया तो उसकी फिर मियाद 120 दिन है और 120 दिन के अंदर अंदर उसको पार्लियामेंट के सामने पेश करना है। अगर पार्लियामेंट उसको मंजूर कर लेगी तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, लेकिन अगर वो 120 दिन के पहले पहले उसको रद्द कर देती है तो वो उधर ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये दोनों सूरतें नहीं होती, 120 दिन गुजरने
जो है पार्लियामेंट की मंजूरी नहीं ली जाती तो एक कौमी असम्बली की अक्सरियती करारदाद के जरिए इसकी मजीद 120 दिन तोसी की जा सकती है। तो मीनिंग देयर बाय कि ये 240 दिन ये ऑर्डिनेंस रह सकता है अगर इसको असम्बली पास ना करे। लेकिन इस दौरान जितने भी इकदाम हो जाएंगे, जितने भी फैसले होंगे, जितनी अदालतें फैसला करेगी, किसी को बरी कर देगी, या जो इंक्वायरीज जिन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है वो जो ड्रॉप हो जाएंगी वो दोबारा नहीं खुल सकेगी। तो उसमें जितने इकदाम इस अरसे में होंगे, चाहे वो ऑर्डिनेंस रिपील भी हो जाए, लेकिन उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कानूनी एक इशू है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसमें ये देखें कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ऐसी बात है कि एक सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसको फारूक एच नाइक साहब सेनेटर हेड कर रहे हैं। उसमें भी नैब कवानीन में तरामीम का जो एक मसवदा था उसमें मेरा ख्याल है कोई 80% यही तजावीज़ थी। तो बेहतर ये होता कि इसको पार्लियामेंट में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल अपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके एक ऐसी तरामीम का एक बिल पास कराया जाता, एक कानून बनाया जाता कि जिस पे कोई उंगली ना उठा सकता। और इस अमर की जरूरत भी है कि मुल्क में एक ऐसा एहतसाब का निज़ाम हो, एक ऐसे कानून के तहत बने और ऐसा इदारा बने कि जिसकी जानिबदारी के ऊपर कोई शक न कर सके। ठीक है, शाह खबर साहब जो पॉइंट उठा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से 80% तजावीज़ जो उनकी कमेटी के पास थी वो कहते हैं कि इसके अंदर है। मलिक अहमद खान साहब, ऐसी हुकूमत आपके मुसव्वदे को लेकर भी कह रही है कि जो आप लोगों की तजावीज़ थी वो भी इसमें शामिल है। तो ऐसा क्या है इस मुसव्वदे में जिसे आप लोग समझते हैं कि मौजूदा काबीना ने खुद को NRO दिया है? देखिए, बुनियादी मसला तो हुकूमत की तरफ से अपने कायम करदा उन कमीशंस की रिपोर्ट्स को भी तो सामने रखना पड़ेगा ना। वो जो शुगर रिपोर्ट थी या वो जो वीट रिपोर्ट है, और फिर फॉर दैट मैटर पेट्रोलियम का भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखने के बाद इसमें जो फैसले गवर्नमेंट के फैसले थे और उन फैसलों के नतीजे में कई 100 अरब रुपए के नुकसानात हुए, चाहे वो वीट पॉलिसी डिफेक्टिव होना थी, चाहे वो शुगर पॉलिसी का बहुत बुरा होना था, चाहे वो पेट्रोलियम पॉलिसी थी। इन सब में हमने देखा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी चार्जशीट थे और समझा ये जा रहा था कि गालिबन जिन अफराद के ख़िलाफ़ ये कमीशंस की रिपोर्ट्स हैं वो तो क्लियरली उसमें उनकी निशानदेही करती हैं कि कौन लोग इसके मुर्तकिब थे। तो अब अगर ये जो ज़ैली कमेटियाँ हैं काबीना की, वो तो काबीना का हिस्सा होती हैं, और अगर गवर्नमेंट इतने वाइड डिसीजंस जो कि फ़ौरन बाद गवर्नमेंट को ख़ुद अपने ही कमीशंस की रिपोर्ट की वजह से अंडू करने पड़े हों, और जिनके साथ बहुत बड़ी होर्डिंग हुई हो, बहुत बड़ी स्मगलिंग हुई हो, बहुत बड़ी तकलीफ़ में अवाम आए हों, यानी पीपल ऑफ पाकिस्तान सफ़र की हों, ये 60 रुपये से उठा के एक जिन्स की कीमत 120 होगी और नतीजा हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में ये हुई हो। इसी तरह से अगर आप तेल में देखें कि वो जो 20-25 दिन का एक पीरियड है जिसमें कीमतों को एकदम बढ़ाना, फिर घटाना, फिर बढ़ाना, और उस दौरान जो ये फैसले करने वाले लोग थे वो अरबों रुपए साइफन ऑफ करके गए। तो आज यानी वो स्कॉट फ्री हैं। अगर ये जो ऑपोजिशन आज जो कह रही है कि NRO है, तो दिस इज़ मदर ऑफ ऑल NROs। ये तो एक इस किस्म का NRO है कि जो बिल्कुल आपने एक ब्लैंकेट एक एमनेस्टी जारी कर दी और कह दिया कि जो इस हुकूमत के दौरान काम हुए हैं, पिछले 2 अदवार में तो जो नहीं भी जराइम थे उनको जराइम के तौर पे गिना गया, उसकी तफ्तीश की गई, इस तरह से की गई कि जो एक बिल्कुल विच हंटिंग थी, एक फिशिंग थी, एक जिसे कहते हैं कि एक इस तरह के मतलब बस ढूंढो कहीं से रिकॉर्ड्स लेकर आओ, और ट्रक लोड्स ऑफ रिकॉर्ड्स ला के लोग बैठ जाते थे, चाहे वो 56 पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी पंजाब की, या वो कोई एहसन इकबाल साहब का केस आप देख लें, वो क्या मैं उसके ऊपर आती हूँ मलिक साहब, लेकिन ये एक पॉइंट इसके अंदर है कि ऑपोजिशन की जानिब से जो मुसव्वदा इस्लाहात का दिया गया, अभी शाह खबर साहब ने बात की, हुकूमत भी ये कह रही कि जो वो मुसव्वदा था उसके बहुत से पॉइंट 70 से 80% इसके अंदर शामिल है। क्या मुख्तलिफ है इसमें जो आप लोगों ने दिया था? नहीं देखें, नहीं, मसला ये है कि जब आप इस तरह से एक बदनीति की बुनियाद पर कोई काम करने लगते हैं तो वो फिर उसके कई पहलू होते हैं जिनको आपने गौर करना है। ऑपोजिशन तो कभी नहीं कह रही थी कि चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन करें। इस लॉ की अभी जो अर्जेंसी वो अपोज कर रही है गवर्नमेंट, वो तो
नैब चेयरमैन की एक्सपायरी ऑफ टर्म की वजह से एजेंसी कर रही है, नहीं तो ये लॉज लाने के लिए तो ऑर्डिनेंस की कोई जो आर्टिकल 89 की रिक्वायरमेंट है, यानी वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी मैंडेटेड नहीं है। ठीक, अगर ये ऑर्डिनेंस वो ला रहे हैं, किस सूरत में ला रहे हैं, तो इसी वजह से ला रहे हैं ना कि चेयरमैन नैब की जो इस वक्त मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म हो रही है। अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत के साथ वो कुछ चीज़ों को और टो कर रहे हैं तो सॉरी, आप कुछ कह रही हैं? नहीं सर, ये आप बड़ा वैलिड सवाल उठा रहे हैं। इसी बात को लेकर आगे चलते हैं आफ्ताब साहब की तरफ। आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट रखा है, यही शाखावर साहब बात कर रहे थे। आफ्ताब साहब, इतना किसने आप नैब इस्लाहात को लेकर, तो फिर असेंबली में क्यों नहीं लाए? अर्जेंसी क्या है? हर मामले पे ऑलरेडी गवर्नमेंट पे तनकीद होती है कि आपने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगा रखी है। पार्लियामान को आप समझते ही नहीं है, अहमियत ही नहीं देते, उसका तकद्दुस ही नहीं है आपके लिए। बहुत शुक्रिया आयशा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मलिक साहब को मेरा सलाम, शाह साहब को भी मेरा सलाम। अच्छा देखिए, बात ये है कि जो अभी शाह साहब ने भी बात की और अभी मलिक साहब भी बात कर रहे हैं, बात ये है कि कानून में इजाज़त ज़रूर है, चाहे गैर कानूनी नहीं है। ऑर्डिनेंस आया है, अच्छा ऑर्डिनेंस यकीनन ऑर्डिनेंस बिल्स के मुकाबले में तो उतनी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि इसने 120 दिन के बाद लैप्स होना है या फिर एक और एक्सटेंशन हो जाएगी उसकी, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर पास होता है, अक्सरियत ही उसको हो जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी तो अपनी, मैं हमेशा से कहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर ही सारी चीज़ों को तय होना चाहिए, पार्लियामेंट को ही मजबूत होना चाहिए। लेकिन इशू ये था कि जी चेयरमैन का टाइम पूरा हो रहा था 8 तारीख को, और अपोजिशन जो है वो मस्जिद थी कि जी आपने अगर बैठना है तो वो आपने अपोजिशन लीडर के साथ शहबाज शरीफ के साथ बैठना होगा। और जबकि हुकूमत ये कहती थी कि शहबाज शरीफ क्योंकि ऑलरेडी उन पर इल्ज़ामात हैं तो हम उनके बजाय किसी और आदमी को मुंतखब कर लें कि और किसी अपोजिशन में से हम उनके साथ बैठ जाते हैं। लेकिन क्योंकि उस पर डेडलॉक था तो इस वजह से इस ऑर्डिनेंस को लाया गया। और बाकी आफ्ताब तो साहब, कतई कलामी की माजरत, ये दो बातों को अलग-अलग कर लेते हैं जो ऊपर भी बात हुई। एक तो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत कोई अचानक हुआ वाकया नहीं है, ये 1 साल पहले भी पता था कि ये इस तारीख तक उनकी मुद्दत है, तो इसको सेपरेटली हैंडल किया जा सकता है। दूसरा, जितनी कानून साजी आपने की है, यानी ऑर्डिनेंस जो लाए हैं, इसको बाकायदा कानून साजी की सूरत में लाया जाना चाहिए था। आप 6 माह पहले इस बिल को असेंबली में ले आते। मतलब है फिर वो जो इंटेंट पे सवाल उठ रहा है, अर्जेंट क्या था इसमें? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप खुद ये कह रहे हैं कि आप समझते हैं कि कानून साजी होनी चाहिए, इसका मतलब है हुकूमत नाकाम है मुनासिब तौर पे पार्लियामान का इस्तेमाल करने और कानून साजी करने में। हम कानून साजी कर सकते हैं, हमने बेशुमार बिल, आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिस वक्त ये पार्लियामेंट के अंदर आएगा हम इसको पास कर लेंगे, कोई हमारे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है ये। लेकिन क्योंकि हम ये चाहते थे कि ये हमारे साथ बैठे, लेकिन ये नहीं बैठ रहे थे, तो इस वजह से इस ऑर्डिनेंस के साथ ही जब हमने बिठाना ही कब चाह रहे हैं ऑपोजिशन लीडर को साथ? 120 दिन जी आप बिठाना ही कब चाह रहे हैं ऑपोजिशन लीडर को सर? असल में हम तो ये कहते हैं कि जी आप शहबाज शरीफ के अलावा किसी और को आप कर दें जिसके ऊपर कोई इल्जामात ना हो, उनको दे दें, हम उनके साथ बैठ के बात करने के लिए हुकूमत तैयार है। मतलब ये आपको ऑपोजिशन लीडर भी मर्जी से चाहिए है, जो ऑपोजिशन तय करे वो नहीं चाहिए? नहीं, मर्जी करनी चाहिए ना, मर्जी करनी चाहिए ना, इल्जाम से पाक चाहिए ना, मर्जी करनी चाहिए, इल्जाम से पाक चाहिए। मैं इस पर मलिक साहब का कमेंट लेती हूँ, लेकिन उससे पहले शाह खावर साहब, ऑर्डिनेंस इन फोर्स हो चुका है, जो इसके अंदर तब्दीलियां की गई हैं, नैब को मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का केसेस का जवाब देना होगा, लाके उसके सबूत देने होंगे। जो हालिया केसेस चल रहे हैं, अब इसमें कुछ ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स के भी केसेस हैं जिसमें कहा जा रहा है कि उनको भी इससे फायदा होगा। इससे ये मुराद हुआ कि बहुत से ऐसे सियासी लीडर्स जिन पर इमरान खान साहब या उनकी काबीना और वुज़रा आवाजें कसते रहे, नारे लगाते रहे करप्शन के मामला लेकर, उनको अब रिलीफ मिल जाएगा इस नैब ऑर्डिनेंस के नीचे। देखिए आयशा, इसमें तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इसमें तरमीम हुई है, उसमें यह भी है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके ऊपर महज इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने प्रोसीजरल लैप्सेस किए हैं, मतलब उन्होंने थोड़े बहुत जो कवानीन है या कवायद है उसकी खिलाफ वर्जी की है या उसको फॉलो नहीं किया, और अगर उनके खिलाफ कोई माली मुफाद हासिल करने का इल्ज़ाम नहीं है या मटीरियली बेनिफिट होने का, तो उनको निकाल दिया गया है कि वो उन अशखास की जो मुलज़िम है उसकी फहरिस्त से निकल जाएंगे। उसके अलावा वो जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो केसेस थे, जो कि नैब उनको भी कॉग्निजेंस ले लेती थी, चाहे वो फेडरल टैक्सेस हैं, सूबाई हैं या लोकल गवर्नमेंट जो लेवी करती है, तो उनको भी जो है वो निकाल दिया गया है। और ऐसे केसेस अगर बने थे तो वो अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शंस की कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये बात तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अच्छी बात है, और क्योंकि इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कई जजमेंट्स भी आ चुकी हैं जिसमें उन्होंने यही कहा है
कि सिर्फ महज किसी पे मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का इल्ज़ाम लगा देना, अगर उसने कुछ रूगर्दानी की है लॉज की या किसी कवायद की, तो अगर वो माली मफाद नहीं है तो फिर वो जुर्म नहीं बनता। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये मस्बत चीज़ें हैं। और दूसरी उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले जो हमारा जो लॉ है NAO 1999, उसमें तमाम पावर्स का महवर जो है वो चेयरमैन नैब है। वो उन्होंने ही फैसला करना है कि इंक्वायरी किसके खिलाफ स्टार्ट करनी है, उसको इन्वेस्टिगेशन में कब तब्दील करना है, उसके खिलाफ रेफरेंस कब बनाना है, रेफरेंस साइन भी खुद करते थे वो, और किसको गिरफ्तार करना है किसी को नहीं करना। तो अब ये एक इसमें एक मस्बत पहलू ये है कि उसमें जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उसके रोल्स को ज़रा ज़्यादा अहमियत दे दी गई है कि चेयरमैन नैब ये जितने भी इकदाम करेंगे उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत को लाजमी करार दे दिया गया है। ये एक बहुत अच्छा एलिमेंट है। लेकिन इसमें जो सबसे ग्रे एरिया है इसका वो ये है कि एक तरफ तो 4 साल की जो मुद्दत है चेयरमैन नैब की उसको तो बरकरार रखा हुआ है, और उसमें यह भी वाजे किया हुआ है कि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर की मशावरत से सदर मुमलिकत ऐसी तकर्री करेंगे। अगर वो मशावरत ना हो सकी तो फिर एक एडिशन की गई है कि उसमें एक पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, कमेटी तश्कील, जो कि स्पीकर नेशनल असम्बली, जिसमें आधी अपोजिशन और आधी ट्रेजरी बेंचेस के मेंबर्स होंगे। ये एक नई इनोवेशन है। लेकिन इसके साथ एक प्रोवाइजो रख दिया गया है। प्रोवाइजो ये रख दिया गया है कि अपनी 4 साल मुद्दत पूरी करने के बाद जो मौजूदा चेयरमैन है, इनकम्बेंट चेयरमैन, इनको मजीद 4 साल के लिए जो तरीकाकार है उसको अडॉप्ट करते हुए इनको मजीद अरसे 4 साल के लिए चेयरमैन जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये एक पर्सन स्पेसिफिक, एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो है ये प्रोवाइजो डाला गया है। ये बाकी किसी पे भी इसका इतलाक नहीं होगा। शाह खबर तो मैं साहब, समझता सवाल हूं ये कि उठता है कि सब चाहते हैं कि ये वर्कआउट करे, नैब कवानीन में इस्लाहातों, एहतसाब पिछले 20 साल से सवालिया निशान नहीं, अब मजाक बन चुका है इस मुल्क में। अब मजमूई तौर पे देखा जाए तो इसको ऐसे भी ले रहे हैं, अवाम तो इस पर हंस रही है कि अशराफिया को NRO दे रही है। क्या आने वाले दिनों में समझ NRO या जो एहतसाब है वो मौसर हो सकेगा? ये वाकई उस तरफ जाएगा रास्ता, या बस? देखिए बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे तो कुछ जो मौजूदा इंक्वायरीज हैं या रेफरेंस चल रहे हैं जो कि अगर इसमें फॉल करते हैं तो उनको तो यकीनन फ़ायदा होगा। लेकिन जो इंक्वायरीज अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं, जैसे कि शुगर कमीशन था और बहुत सारी चीज़ें थी जिनको जो है कॉग्निजेंस नैब ले सकती थी, ये ज़रूर है कि वो कम से कम इसकी गिरफ्त में आने से बच जाएंगे। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें जो तरामीम है ये बुरी नहीं है, सिवाय चेयरमैन की 1-2-3 और चीजें हैं उसमें। उसके अलावा मैं ये कहता हूं कि इसको अगर इत्तेफाक राय के साथ, वही जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जो चीजें हैं उसमें आप इत्तेफाक करके एक मुत्तफिका एक बिल लेके आते जिसमें एक अच्छा एक तासुर जो है कायम होता और इस इदारे को आप एक वाकई खुद मुख्तार इदारा बनाते तो उसकी बात ज्यादा अच्छी थी। ये ऑर्डिनेंस के जरिए एक तरफ करना जो है मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं। मलिक साहब, मुत्तफिका तो दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल आपसे यह है, माजी में नून लीग 2 बार आला अदलिया गई चेयरमैन नैब का मामला लेकर, ये फरमाइएगा अभी कोई स्ट्रेटेजी है? क्योंकि एक बात तो ये भी कही जा रही है कि आपके अंदर के भी बहुत से लोगों को फायदा होगा, उनके मामलात भी सुलझ जाएंगे। खुद हुकूमत कहती है कहीं ना कहीं कोई मुशावरत है, ऑन बोर्ड है। सर क्लियरली बताइए, मुस्लिम लीग नून की स्टैंडिंग क्या है? कोई लीगल आप लोग स्टेप्स लेने जा रहे हैं या साथ हैं गवर्नमेंट के इस ऑर्डिनेंस को लेकर? जी आयशा, देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई मुनकसिम नहीं है, कतई तौर पे कोई यहाँ पे ऐसी सोच भी नहीं है। ये एक बुनियादी सवाल है कि क्या ये कानून दुरुस्त है? हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं है, और हुकूमत अगर अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पे इसको पार्लियामेंट में भी ले जाने के बाद बुलडोज कर लेती है या एक ऑर्डिनेंस जारी करके उसे लॉ ऑफ लैंड बना देती है तो हम इस पर शदीद मोतरज़ हैं। अब अगर इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ हमारे पास कोई एक रेमेडी अवेलेबल है, वो क्या है? वो कोर्ट्स ऑफ लॉ है कि किसी भी अदालत में इसको चैलेंज किया जाए। और वो कौन सा हो सकता है, ये इस पे हमारी मशावरत उन वकला से जो कि आइनी माहिरीन हैं और वो अपनी इसमें उनसे मशावरत के बाद ही फैसला होगा। लेकिन एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए इस कानून के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो जैसे भी शाह खावर साहब भी आपसे कह रहे थे
कि चेयरमैन नैब की तैनाती, तो चेयरमैन नैब की तैनाती पे सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद मुकदमात में एक बड़ी क्लियर जजमेंट्स में एक उन्होंने उन जजमेंट्स जो आज भी इन फील्ड हैं, जैसे एक फैसला असफंदियार वली खान साहब के केस में है, एक फैसला दीदार हुसैन शाह साहब का एक तकर्री की गई थी जो बाद में ख़त्म कर दी गई। चौधरी निसार अली खान उसमें अपोजिशन लीडर के तौर पे एक दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसी तरह भी जो हैं अपने इरफान कादिर साहब, ये प्रोसिक्यूटर जनरल थे, इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मसला, यानी ये कोई ऐसे नुक्ते नहीं हैं कि जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर अपनी राय नहीं दे सकी। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो जस्टिस जावेद इकबाल है, ये एक जजमेंट इनकी अपनी जजमेंट है जिसमें वो इस चीज़ की बुनियाद यानी किस वजह से फैसला जो रेशियो है वो सेटल कर रहे हैं कि चेयरमैन नैब या प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती में कौन सी चीज़ें कि चेयरमैन ये तवक्को ना कर बैठें कि अगले 4 साल भी मैंने रहना है। इन बातों पर ये सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे चुकी है कि कहीं लॉबसाइडेड ना हो जाए। अच्छा, लॉबसाइडेडनेस को ख़त्म करने के लिए ये तरीका तफवीज़ किया गया था कि इसमें वज़ीर आज़म की और अपोजिशन लीडर की मुशावरत होगी ताकि किसी का इस तरह का कोई मसला ना हो कि इसमें कोई पार्टीजन यानी किसी को अपनी पसंद का और कोई परसिक्यूशन का डर ना हो। अब यहाँ पर दो बिल्कुल वाज़े पोजीशंस हैं। अपोजिशन का ये मानना है कि ये मुकदमात सियासी इंतकाम के तौर पे कायम किए जा रहे हैं, और ये वो सिर्फ अब अपोजिशन नहीं कह रही, 7 मुकदमात हैं। यानी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उस पर जो जस्टिस मशीर आलम साहब की उसके ऊपर फाइंडिंग है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। अब वो किसी एक जज की नहीं है, 3 जजेस बेंच पे बैठे हैं, सब ने उस पर कंकरेंस की है। किसी ने उस बात को बीच में से कोई ये नहीं कहा कि इस बात से मैं मुत्तफिक हूं, इससे नहीं। सब ने कहा कि नैब का किरदार सियासी इंजीनियरिंग के बराबर है। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब के केस में लाहौर हाई कोर्ट ये कह चुकी कि ये तो कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम ही नहीं है, तो नैब इसमें तफ्तीश कैसे कर रही है। यानी हम जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन का तासुर बड़ा गहरा है, और ये मुकदमात अपने जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले में जो वाज़े प्रिंसिपल्स दे चुकी है, ये लॉ डिविएशन है उन तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनसे, और उससे बिल्कुल एक अलग। मलिक साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन नून लीग की स्ट्रेटेजी क्यों नहीं वाज़े होती है? नून लीग में फैसला साजी मुअत्तल है, ये बिल्कुल हवाले मौजूद हैं, मगर आपका कंसर्न सब दुरुस्त है, मगर आपका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने तो आयशा आपसे बड़ा क्लियर और बड़ा दो टोक अल्फाज में कहा कि इस ऑर्डिनेंस के हम बिल्कुल वाज़े तौर पे इसको समझते हैं कि ये कानून दुरुस्त नहीं है, और जो इसमें लीवर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का ले लिया, इस पे मैं बड़ा शदीद मोतरज़ हूँ, पार्टी भी इस पे मोतरज़ है। तो हमारे पास क्या फोरम है? कोर्ट का फोरम है ना सर। हम ये कह रहे हैं कि जा रहे हैं, कब मैंने आपसे कहा नहीं जा रहे? मैं तो फैसला करेंगे कि क्या हाई कोर्ट में जाना है, इस पे मुशावरत कर रहे हैं। कल ये ऑर्डिनेंस है, अभी तक तो मेरा ख्याल इनकी कॉपी जो है वो कल मिली है, या अभी कल फाइनल ड्राफ्ट कल आया, शोर तो कुछ दिन से पड़ा हुआ था, कल फाइनल ड्राफ्ट है, अभी उसको देख रहे हैं, देखते हैं कि किस फोरम पे चैलेंज करना है, ये सारा सामने होगा। आफ्ताब साहब, ऑपोजिशन चली जाती है अदालत में, अब जैसे शाह खावर साहब भी कह रहे हैं, फर्द वाहिद के लिए की गई कानून साजी जो इसका ग्रे एरिया दिखता है अदालत के सामने ठहर पाएगी? माजी के हवाले मौजूद हैं। आखिर आप लोगों के लिए मौजूदा चेयरमैन इतने अजीज क्यों हैं? अच्छा देखिए, हमारे लिए तो अजीज नहीं है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त वो जो कुछ चीज़ें उनके साथ चल रही हैं, और मैं आपको बताऊं, मैं तो कहता हूं कि जी जिसकी मुद्दत पूरी हो जानी चाहिए उसको ख़त्म, ऐसा कानून होना चाहिए कि वो ना हो, और बल्कि रिटायर्ड लोगों को भी किसी जिम्मेदारी पे नहीं देना चाहिए। जो एक दफ़ा रिटायर्ड हो जाए वो रिटायर्ड हो जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर कानून में गुंजाइश मौजूद है और इनको पूरा इख्तियार है कि जी हाई कोर्ट जाएँ या सुप्रीम कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट अगर समझेगी कि जी ये कानून साजी है या ये ऑर्डिनेंस सही नहीं है तो उसको सेटिसाइड कर देगी, नहीं तो फिर पार्लियामेंट में आएगा। पार्लियामेंट के अंदर इन्हें चाहिए, अपोजिशन को चाहिए कि इसके साथ पूरी तरह से आप मत करें, इस पर आएँ, बहस करें, बात करें। अगर आपकी दलाइल मजबूत होंगे तो यकीनन कौमी असम्बली से इनको रिलीफ मिल जाएगा, वरना रिलीफ फिर गवर्नमेंट की बेंचेस को मिलेगा। और लेकिन ये है कि मैं नहीं समझता कि ऐसा वो है इशू
कि जो कानूनी सुखुम इसमें सर, रह गया हुकूमत है, के इंटेंट ये पे बात हो रही है। हो और पीटीआई का तो बयानिया ही एहतसाब का था, जहां पर आ गए हैं 3 साल में, और जहां आज खड़े हमने इमरान खान की बतौर ऑपोजिशन रहनुमा भी अभी गुफ्तगू सुनवाई के ऑपोजिशन में होते वो कैसी बात करते थे, आज जहां खड़े हैं जिस किस्म की चीजें आप लेकर आ रहे हैं, जिस तरह चला रहे हैं, आप खुद बात करते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए, आप खुद को खुद जस्टिफाई कर पा रहे हैं इन गवर्नमेंट? अच्छा देखिए, असल में मसला पता है क्या है आयशा, मसला ये है कि पार्लियामेंट चल नहीं रही है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जिम्मेदार कौन है क्योंकि सर? पार्लियामेंट हुकूमत के नहीं अंदर है अगर ऑपोजिशन पार्लियामेंट नहीं चल पा रही। देखिए, अच्छा अब मैं हम जिम्मेदार हैं ना, क्योंकि कोरम पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब ये ऑपोजिशन के लोग भी जो हैं ये भी मुंतखब होकर आए, ये जब आते हैं तो इन्हें भी चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर ये सिर्फ तराना ख़त्म होता नहीं और ये कोरम को पॉइंट आउट कर देते हैं। ओ भाई, पार्लियामेंट चलेगी कम है या ज़्यादा, अपोजिशन ट्रेजरी बेंच के लोग, अगर बिल आएगा आपकी अक्सरियत ज़्यादा, आप रिजेक्ट कर देंगे। अगर कोई और क्वेश्चन आंसर होगा या कोई और कानून साजी होगी तो आप अपना किरदार अदा करें, अगर आपकी अक्सरियत ज़्यादा है पार्लियामेंट के अंदर, ना कि आप जो है उस सिस्टम को ही नहीं चलने देना चाहते। तो उसकी वजह से फिर ये हो रहा है कि जब आप पार्लियामेंट को सही तरीके से नहीं चलने दे रहे तो फिर वो यकीनन ऑर्डिनेंस का सहारा ले रहे हैं, वरना पार्लियामेंट के अंदर बहस हो, पार्लियामेंट में जिसकी अक्सरियत तो अगर कोई बिल आता है तो फिर आप उसको उसमें अपनी राय शुमारी कर लें और उसमें अपनी राय को दें। अगर आपकी अक्सरियत है तो उसको पास ना होने दें, लेकिन अगर हुकूमत की अक्सरियत होगी तो वो बिल पास हो जाएगा, लेकिन कम से कम उस पर डिबेट तो होगी। ये डिबेट क्या होती है, ऑर्डिनेंस आता है, हम चैनल्स के ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं, जहां पे करनी चाहिए वहां हम कर नहीं रहे होते, समझे ना? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त बात कह रहे हैं। मैं ब्रेक से पहले शाह खबर साहब आपसे एक छोटा सा सवाल, मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलें मौजूद हैं, इस तरमीम के असरात उस पर होंगे कोई? मेरा नहीं ख्याल उस पर होगी। उसकी वजह यह है कि वो तो सजाएं हो चुकी हैं और तो अपील जो है वो अपील पे जो उनके मेरिट्स जो भी बनेंगे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच उसके मुताबिक फैसला करेगा। क्योंकि ये जो अभी जो इस ऑर्डिनेंस के तहत जिन लोगों को बेनिफिट होने जा रहा है वो मेरा ख्याल है कि वो उनकी कैटेगरी कुछ और है, और ये जो मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और कैप्टन सब्तर के जो खिलाफ केसेस हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये ऑर्डिनेंस उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, और जो अभी इस हुकूमत के दौरान जो मामलात या जो केसेस हैं वो सब इसमें निकल जाएंगे, यानी जो माजी में जिन मामलात पे केसेस बने नून लीग की हुकूमत पे, वो आने वाली हुकूमत उनसे नहीं, मतलब जी अभी भी जो तहकीकात हो रही हैं, इंक्वायरीज चल रही हैं या इवन रेफरेंसेस भी नैब में चल रहे हैं, और जिनको आउस्ट कर दिया गया है वो तमाम खत्म हो जाएंगे। वो ये इसमें इसका कानून में लिखा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़े। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मलिक अहमद खान साहब, मुस्लिम लीग नून को लेकर और उसकी फैसला साजी को लेकर बहुत से सवालात इस वक्त हर जानिब होते हैं। बड़ी अपोजिशन की जमात है, ना पार्लियामान में मौसर दिखती है, और जब फैसलों की बात आती है तो एक डिवाइड नजर आती है। पहले तो पेंडोरा पेपर्स की बात कर लें। जब पनामा पेपर्स आया तो आप लोगों की हुकूमत थी, उस वक्त बड़ा मौसर किस्म का अपोजिशन की, इमरान खान साहब ने वो अपोजिशन में थे और फिर मुस्लिम लीग नून को उसको भरना भी पड़ा। ये पेंडोरा पेपर्स को लेकर कोई नून लीग की हिकमत अमली, जिस बात की हिकमत अमली पर बात की जाए आप लोग कहते हैं हम मजम्मत करते हैं, हमारी इस पर एक राय है, ओपिनियन है, लेकिन हमें आप लोग दिखते नहीं है फिर किसी जगह पर किसी स्ट्रेटेजी के साथ। नहीं आयशा, देखिए गालिबन शायद आपका ये जो इसको देखने का एक जाविया ये भी होना चाहिए कि ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं इसमें एक तो सूरत ये है कि मुस्लिम लीग नून बिल्कुल उसी तरह से पटिशन उठाए और जाके कोर्ट में खड़ी हो जाए, वहाँ पे जाके अपना ये दरख्वास्त दे दे और बेस्ड अपॉन द सेम फैक्ट ये एक पोजीशन ले, तो हम तो उस पर मोतरज़ रहे। तो वो टाइप ऑफ ऑपोजिशन, यानी हम सुप्रीम कोर्ट के गिर्द घेराव कर लें और उस पर एक बलवा करें और उसको मजबूर करें कि ये ज़रूर आपने पटिशन उठानी है, एंड देन उसके बाद फिर एक ऐसा बेंच भी ढूंढें जो कि वो हमें मदद करेगा और उस पटिशन में वो चाहे सज़ा कामा पे देनी पड़े तो वो दे दे। तो एक तो सूरत ये हो सकती है, अगर दिस फिट्स द सीन ऑफ ऑपोजिशन, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने एक बहुत गलत एक्ट किया है और मैं कल को टू मैच दैट एक्ट उसी तरह की एक नॉनसेंस क्रिएट कर दूं, तो वो बात एक अपनी जगह पर है। रहा जहाँ तक कि एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन होनी चाहिए, अगर मैं ये तस्लीम करने पे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स के साथ मुझे पनामा पेपर्स में से निकाला क्या और निकला जो अकामा वाली बात पे हमारी एक पोजीशन है,
तो इसी लिहाज से मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान की भी एक पोजीशन थी, उनको अपने इन तमाम मिनिस्टर्स को उनका ये ख्याल था कि आप अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन आता है तो पहले आप स्टेप असाइड करें, फिर उसके बाद इंक्वायरी होगी। तो यहाँ पर तो मैंने पिछले दिनों सुना था कि ये कह रहे हैं शहबाज साहब से मुशावरत, एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे कहते थे और दूसरा कहते थे कि नो बडी कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि कैबिनेट मेंबर्स पे इंक्वायरी हो और कैबिनेट का सरबराह जो है वही उस इंक्वायरी का हेड हो, ये कैसे मुमकिन है? तो ये तो फिर दे आर बिकमिंग जजेस ऑफ देयर ओन कॉजेज ना, वो तो बिल्कुल वाज़े तौर पे सारे प्रिंसिपल को निगेट कर रहे हैं। और ये सारी जो पंडोरा बॉक्स के अंदर, मलिक साहब आगे जाने से पहले आपने बड़ा वैलिड सवाल उठाया, अगर आप इजाजत दें तो आफ्ताब साहब से जवाब ले लें। प्लीज। आफ्ताब साहब, ये आपको हर चीज क्यों ऐसा हुकूमत को महसूस होता है कि अगर उसके कंट्रोल में ना, उसकी मर्जी और हिसाब से ना हो तो फिर उसका नतीजा नहीं निकल रहा है? आप लोग, मैं फिर वही सवाल रख रही हूँ कि एहतसाब का बयानिया था, 3 साल गुजर गए, आपको हर मामले में चीज कंट्रोल में नजर आनी चाहिए, मैं के हिसाब से चलती। अच्छा आयशा, देखें बात ये है कि ये इदारों का काम है। मैं तो ये कहता हूं कि कोई ऐसी कानून साजी भी हो जाए कि टाइम लिमिटेड फैसले होने चाहिए कि भाई 3 महीने में, 4 महीने में जो भी केसेस आए कोर्ट्स के अंदर आए या नैब में या जिस भी इदारे में जा रहा है वो उसको फौरी उसको पर फैसला आए। अब ये लंबे लंबे चलते हैं, कई कई साल, 5-5, 10-10 साल चल रहे हैं और उसके बाद नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि इदारों का काम है कि अगर उनके पास कोई केस आया है तो उसको डेली बेसिस के ऊपर चला के उसको फिनिश करें। जो बाइज्जत बरी होना चाह रहा है वो बरी हो जाएगा। आप ले आए 6 महीने का टाइम, मगर जो मलिक अहमद साहब सवाल कर रहे हैं, पेंडोरा पेपर्स में जो आपकी काबीना में बैठे लोगों के नाम आए और फिर आप लोग अपनी काबीना के लोगों से मिलाकर एक बना के सेल और अपने ही नीचे अपने आप को परखना शुरू कर दें। चीनी के ऊपर, गंदम के ऊपर आप लोगों ने सब कुछ बनाया, किसको सजा आई? कौन किधर गया? अवाम की जेब से अरबों निकल गया। एहतसाब सर ऐसे होता है। अच्छा उसमें चीनी में आयशा, चीनी के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं ना। मैं तो कहता हूं कि होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि भाई जो पेंडोरा बॉक्स के अंदर भी है उसके भी जल्द से जल्द फैसला हो, जो इसमें इन्वॉल्व है और उसने कोई लीगल प्रैक्टिस की है कि अगर उसने कोई इनलीगल काम किया, उसने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया, एफबीआर में नहीं किया, किसी और जगह नहीं किया, उसकी इनलीगल ट्रांजैक्शंस है, तो उसको वही सजा कर रहे हैं ना कि आप लोग अपने जज खुद बन रहे हैं, अपना एहतसाब आप खुद करना चाहते हैं। आप एक आइडियल बात कर रहे हैं आफ्ताब साहब। दरवाजे, इंसाफ के दरवाजे तो खुले ना आयशा, कोर्ट्स तो खुली हुई हैं। अगर ये समझते होंगे कि कहीं पे कोई ज्यादती हो रही है तो ये कोर्ट्स में चले जाएंगे। नहीं, ये क्यों जाएं? ये क्यों जाएं? जो मयार आपने सेट किया था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सर आपके पास आ रहा है ना, जो मयार आपने सेट किया था बतौर ऑपोजिशन, जो बात आप कहते थे कि जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो वो शख्स ऐसे ओहदों पर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, मैं तो इसको कहता हूं कि नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे रखूं कि जो बात आप कल तक कहते थे बतौर हुकूमत आप इंप्लीमेंट करने में नाकाम हो गए। अच्छा देखिए, मैं कह रहा हूं ना, मैं उसको कह रहा हूं कि अगर किसी ने कोई इनलीगल प्रैक्टिस की है, इसने कोई ऐसा काम किया है तो वो उसको स्टेप डाउन होना चाहिए और अगर अपने आप को क्लियर करवाए और आ जाए, और जिसने नहीं भी की वो भी अपने आप को पेश करे ताकि ये इंसाफ के तकाजे पूरे हों। ये नहीं हो सकता कि जी एक के लिए दूसरा कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून, ये नहीं हो सकता। आज हम हैं 2023 तक, तो हमें उसके बाद अगर हम नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये सारी चीजें हमारे साथ रिपीट होंगी। तो इसलिए बेहतर कोई ऐसी कानून साजी हो जाए जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि आप ये नैब ऑर्डिनेंस लाएं अपने लिए। अभी शाह खवर साहब भी आपके सामने कह के गए। इसमें अभी शाह खवर साहब ने भी यही कहा और वो उन्होंने कहा कि इसके अंदर तो 80% चीजें तो अभी वो चलते चलते कहा कि बहुत सारी अच्छी चीजें, ये तो यकीनन अगर इसमें अच्छी चीजें तो उससे बेनिफिट तो सबको मिलेगा। फिर तो ये बेनिफिट फिर मैं तो ये खुद बता रहे कि जी ये ऑपोजिशन जो मुस्लिम लीग नून भी जो अमेंडमेंट्स लाना चाहती थी उसकी अक्सरियत इस ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है। मलिक अहमद खान साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि अच्छी चीजें हैं, कुछ तो आपको भी ये लगता होगा काबिल भरोसा ऑर्डिनेंस? नहीं देखिए, मैं तो ऐसे इस ऑर्डिनेंस के कुली तौर पे ख़िलाफ़ हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो जो इसमें जजेस की तैनाती का मामला है वो हुकूमत ने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से और जो एक तरीक़ाकार लेड है उसे निकाल के एक बड़ा एक अजीब सा इख्तियार अपने हाथ में ले लिया। वो बिल्कुल एक ऐसा तरीक़ाकार होगा कि वो हुकूमत की बिल्कुल रहमो करम और स्वाबदीद पर होंगे। तो ये इस तरह की कोर्ट्स जो हैं इन्हीं कोर्ट्स के मुतल्लिक उनको कैंगरू कोर्ट्स कहा जाता है। तो नैब के लॉ पर पहले इतना शदीद एतराज़ है और फिर जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का तरीक़ाकार ये होगा तो ये तो लिटरली कैंगरू कोर्ट्स क्रिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा मुझे इतराज़ इस चीज़ पे है कि एक हमारा मरवजा जो कानून शहादत है, वो कानून शहादत
टाइम टेस्टेड है, उसके ऊपर हमारी एविडेंस, अक्यूज मेरे पे इल्ज़ाम लगा देना, मैं इल्ज़ाम लगने से सीधा कोई मुजरिम नहीं बन गया। अगर आपने जैसे अभी फवाद कह रहे हैं या कोई और इनके जो वैसे तो बड़ी बिल्कुल मैं नहीं मानता कि उनको नहीं पता, लेकिन उनके तअस्सुब की है कितनी गहरी है, मैं क्या कह सकता हूँ। यानी आपने इल्ज़ाम लगाया और आपने कहा कि इल्ज़ाम लगने के फ़ौरन बाद आप डिस्क्वालीफाई कर गए टू बी कंसल्टेड, यानी ये आपने अपने तौर पे तय कर लिया और ये भी आपने तसव्वुर कर लिया कि इल्ज़ाम के नतीजे में मैं लाजमी तौर पे मुझे सज़ा भी हो जाएगी। आपने ये मुझे मेरे जो बुनियादी ड्यू प्रोसेसेस हैं वो भी छीन लिए, आपने ये हक भी छीन लिया कि आपके इल्ज़ाम के नतीजे में अगर मेरी बेगुनाही अदालत में साबित होती है तो आप बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुझसे कंसल्टेशन भी नहीं कर। यानी इतनी अगर इनकी कम अकल है और समझने से ये इतना कासिर हैं, और सैकड़ों नहीं हज़ारों फैसले होंगे इस मद में कि जो कन्विक्शन है उसके मायने क्या हैं और सिर्फ एलिगेशन के मायने क्या हैं। और मैं ये भी नहीं मानता कि फ़रोग नसीम साहब को नहीं पता होगा या फवाद को नहीं पता होगा, क्योंकि वो दोनों प्रैक्टिसिंग वकील भी थे और एक अरसे तक अदालतों में वो प्रैक्टिस करते भी रहे। तो ये बेसिकली इसमें सबसे बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है कि ये एक बड़ी बैड इंटेंशन के साथ लाया गया लॉ है। पहला मकसद उसका चेयरमैन नैब को फर्दर एक्सटेंशन देना, पहले लॉ को डिफीट करना। दूसरा मकसद इस कवानीन में ऐसी तब्दीली करना जिसके साथ अपोजिशन की जो लीडरशिप है उसको फर्दर कॉर्नर करना, उनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी मुकदमात के अंदर उनको सजाएं दिलाने के लिए बंदोबस्त करना। इसके अलावा और मकसद ही कोई नहीं है। सर मैं इससे पहले कि इस बात पर आफ्ताब साहब की तरफ जाऊं, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूं। आप शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन भी हैं कि बतौर ऑपोजिशन लीडर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो इसके अंदर कंसल्टेशन में हो, प्राइम मिनिस्टर साहब ये सिर्फ उनके समझने पे कि वो कंसल्ट नहीं करेंगे इल्ज़ाम की वजह से, वो उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, वो खामोश हैं, या अपनी इस आईनी इख्तियार को वो इस्तेमाल करने के लिए, वो हक लेने के लिए भी वो कोई एफर्ट करना चाह रहे हैं? ये देखिए बेसिकली इसमें दो बातें होती हैं आयशा। अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ कोई किसी भी अरेंजमेंट में हो जहाँ पर एक तरफ नामाकूलियत हो तो फिर उसमें कौन बातचीत करना चाहेगा। टूटता है सिस्टम, मैं कोई रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। तो फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वो अपना ये आईनी हक छोड़ते हैं। नहीं, आपने इसका नतीजा गलत निकाला। हम इस आईनी हक की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसके लिए एक एसेंस रिक्वायर्ड है। वो एसेंस क्या है? वो एसेंस ये है कि जब आपने डायलॉग करना है तो मैं और आप अगर बातचीत कर रहे हैं और मेरी और आपकी बातचीत में आप बिल्कुल ही अनरीजनेबल या मैं ऑन द अदर साइड बिल्कुल अनरीजनेबल होऊंगा तो बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? पहले आपने ये टेस्ट अप्लाई करना है कि इसमें अनरीजनेबल कौन है। अगर तो आपको मेरा रवैया अनरीजनेबल लग रहा है तो येस यू कैन पुट मी टू द टेस्ट, आप मुझसे बात कर सकती हैं कि इस बुनियाद पे आप अनरीजनेबल हैं। और अगर आपको प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम का रवैया अनरीजनेबल लग रहा है तो पहले आपको उनको टेस्ट पे खड़ा करना होगा। यानी पहला तो सवाल सिर्फ यही है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इलेक्शन कमीशन में रिक्वायर्ड था इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट्स पे? यस था, नहीं हुआ। क्या ये उसमें भी कोई एलिगेशन थी शहबाज साहब पे कि शहबाज साहब इलेक्शन कमीशन के मेंबर की तैनाती इसलिए नहीं कर सकते कि आरटीएस के जरिए इलेक्शन उन्होंने चोरी किया था? ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि हम वजीर आजम से इसलिए नहीं करते कि इलेक्शन एक स्टोलन इलेक्शन है, एक आज शायद अब्बासी साहब ने बड़ा ही ज़बरदस्त जुमला आज का जो मुझे बहुत ही पसंद है, जो एग्जैक्ट अपोजिशन को क्लियर करता है कि ये मसरूका इलेक्शन की बुनियाद पर मुंतखब बैठे हैं। सही, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपके वैलिड पॉइंट्स है। आफ्ताब साहब बड़ी रीजनेबल बात कर रहे हैं और आफ्ताब साहब ने जितनी गुफ्तगू की है वो सब लॉजिकल और आइडियल बात करें कि ऐसा होना चाहिए। आफ्ताब साहब दो बातों को कमेंट कर दीजिएगा, ये जो रीजनेबल और अनरीजनेबल तो आप लोग खुद तलाश कर लें या आवाम तलाश करेगी, आप दोनों में से। कैंगरू कोर्ट्स वाली जो बात है कि सदर को इतना इख्तियार देके कि इंतजामिया जजेस तयनात करे, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आइन के ढांचे की खिलाफ वर्जी ना हो गई सर इसमें? अगर वो आइन के ढांचे की खिलाफ वर्जी होगी तो वो ये आपके पास वो रेलिवेंट जगह तो मौजूद है ना ऑपोजिशन के पास, वो उसमें वहाँ चैलेंज कर दें उसको, उसमें क्या हर्ज है? ठीक, समझे ना। लेकिन अगर वहाँ से अगर रेमेडी मिल जाती है गवर्नमेंट को तो फिर मैं ये समझता हूँ कि मेरी तो फिर दोबारा मैं आशा वही बात करूँगा कि अगर पार्लियामेंट को हम बेहतर तरीके से चला लें और पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें हम ले आएंगे तो बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। लेकिन ये ज़िद जो है
देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि कुछ अरसे तक चौधरी तनवीर साहब जी, जो राना तनवीर साहब भी तो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि जी ठीक है शहबाज शरीफ के साथ आप नहीं बैठना चाहते हैं, इनके पर इल्जामात हैं, तो हम दूसरा को एक जो बंदे हैं जो हमारे हैं, बात तो आप बहुत रीजनेबल कर रहे हैं। मसला ये है कि ताली तो दो हाथ से बचती है, जिद क्या एक तरफ से हो रही है। अब ये वही बात जो मलिक साहब ने की कि इल्जाम भी आप लगाएं, फैसला भी आप सुना दें। मलिक साहब देखिए, असल में हमने हमारा ये वो रहा है कि ऑपोजिशन हो में हम हो या ये हैं इस वक्त या कोई भी, हम मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन बात जो रीजनेबल है वही मानी जाएगी, और वो यही है कि जी पार्लियामेंट को अगर मजबूत करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि हम नहीं करते जिसकी वजह से हमें भी करनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि इल्जाम लगे लोग बैठ सकते हैं, अगर ऑपोजिशन लीडर पर इल्जाम हो तो बात नहीं हो सकती। ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक से आएंगे तो दो सवालात ऐसे होंगे जो मलिक अहमद खान से नून लीग से मुतालिक और आफ्ताब साहब से कराची में जो उनकी जमात है उससे मुतालिक। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। मलिक साहब, आपकी जमात के अंदर जो मामलात हैं, मुज़ाहिमत मुफाहिमत कहा जाए, अब बात इससे भी आगे चली गई कि मुस्तकबिल का क्या। मरियम नवाज आजकल किसकी अपोजिशन कर रही हैं? 2-3 मौक़े पर नवाज शरीफ और हमजा शहबाज से हट कर उन्होंने मुख्तलिफ पोजीशन ली है। नहीं, देखिए, मुझे बुनियादी तौर पे आपके सवाल में ये समझ आई कि उनकी जो पोजीशन है उस पर आपका क्या कंसर्न क्या है, जिस पर आपको एक पर्टिकुलर बात पूछें तो मैं उस पर आपसे कह सकूंगा कि क्या वो कह रही हैं आप। सर, जैसे अगर मुफाहिमत की बात की जाती है, हमजा शहबाज कहते हैं या शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि चीज़ों को सॉर्टेड आउट करने की जरूरत है, बट मरियम नवाज एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ दिखती हैं कि नहीं, ये रास्ते ठीक नहीं है जिस पे चलने की ज़रूरत है, जो कि हमेशा से आप लोगों के दरमियान है, लेकिन अब जब गुफ्तगू है या जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत डिफरेंट साउंड कर रही है। ये देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो अगर आप ये समझें कि उनकी पोजीशन में कभी आज की तो ये बात नहीं है, फ्रॉम डे वन उनकी बड़ी क्लियर एक पोजीशन है, वो बड़ा खुल के अपना इस्टेब्लिशमेंट पे भी अपनी वो करती हैं, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उस पर भी करती हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी वो बड़ी जारहाना बात करती हैं। तो ये तो फ्रॉम डे वन उनका ये तरीका है, और इस बुनियाद पर उनकी काफ़ी मकबूलियत भी है, और वो पार्टी में भी काफ़ी इस चीज़ पर उनके जो एक बड़ी क्लियर पोजीशन है, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मगर ये बयानियां, या अगर चले सिर्फ हुकूमत की बात कर ली जाए, हुकूमत के ऊपर स्ट्रॉन्ग जिस तरह वो बात करती हैं या सख्त बयान देती हैं, वो हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दिखाई नहीं देता है। नहीं, देखिए, एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा कहने का एक अपना तरीका है, मैं जिस तरह आपसे कहूँगा, मेरे साथ कोई और बैठ के कहेंगे वो अपने तरीके से कहेंगे, वो तो एक अपना बात कहने का, बात करने का, उसकी अदायगी का भी मामला होता है कि वो कौन कैसे क्या कह रहा है। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त इस चीज़ की तरफ आपकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। उनकी मरियम बीबी की एग्रेशन भी है, और वो अब बड़ा लाउडली जिस बात को कहना चाह रही हैं वो कह भी रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जब कोर्ट जाती हैं या बाहर खड़े होकर बात करती हैं, जो हालिया भी गुफ्तगू की, क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज के अदलिया के मामलात सेपरेट हैं जमात से, या जमात ऑन करती है उन मामलात को? देखिए आयशा, जो उनका हक है कि वो अपनी कोर्ट में जो भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उनके पास शवाहिद हैं, वो अगर अदालत में लेके जाती हैं तो उस पर वो दलाइल भी देंगी। कुछ चीज़ों की तो वो कॉग्निजेंट हैं अगर उनके पास वो तफसीलात हैं, और कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, वो ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में हैं, और उनको वो चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंची हों, चाहे वो कन्वेंशनल मीडिया के पास पहुंची हों, कुछ बातों की तफसील हमारे पास भी है, कुछ ऐसे मुकदमात भी हैं जो अदालतों में ज़ेर समात हैं। जो चीज़ें सब जुडिस हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन उनके पास अपना एक मुकम्मल हक हासिल है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जहाँ पर भी की गई कोई ज़्यादती है उसको अदालत के सामने लेकर आएँ। ये उनका कानूनी और आईनी हक भी है, और ये उनकी बिल्कुल उनको राइटफुली अपनी बात करने का पूरा हक हासिल है। ठीक है, मलिक अहमद खान साहब ने बड़ा रीजनेबली अपनी जमात के अंदर जो कुछ मौजूद है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आफ्ताब साहब, आपकी जमात के अंदर भी कराची में और वहाँ पर बहुत से मसाइल, तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें, इस्तीफ़ों की बातें चल रही हैं, आपसे मंसूब भी है कि पार्लिमानी मीटिंग में तहफ़्फ़ुज़ात रहे। आपको कराची से मुंतखब अरकान के मसाइल मुस्तकिल चल रहे हैं, सॉर्टेड आउट नहीं हो पा रहे। अच्छा आयशा, देखिए कराची का मसला ज़रा डिफरेंट है। ये असल में सूबे सिंध का शहर कराची है जो वफाक को 70% और सूबे को 95% रेवेन्यू कमा के देता है।
अच्छा, ये हमारी खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, क्योंकि हम 18वीं तरमीम के शिकार हो गए, तो उसकी वजह से हमारे मसाइल ज़रा डिफरेंट हो गए। देखिए, मेरा जो कहना है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि हम ये कहते हैं कि जी हमें खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कराची की तरफ। अगर सूबा हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा तो उसको हम एक साइड पर रखते हुए जो काम हम कर सकते हैं वफाक, उसको हमें स्पीडी तौर पे करना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। अगर हम उसको डिले करेंगे, स्लो पेस पे चलेंगे, तो उससे मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। हमारा ये कहना है। अच्छा, जहाँ तक आपने इस्तीफे की बात की है, तो वो एक आमिर लियाकत साहब का इस्तीफ़ा आया है जिन्होंने अनाउंस भी किया चैनल्स के ऊपर, तो वो उनका अपना वो है, पहले भी वो दे चुके हैं इस्तीफ़ा। मैं इस्तीफ़े की सियासत को पसंद नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि जी आपको लोगों ने मुंतखब करके भेजा है, आपको उनका मुकदमा पूरी तरह से लड़ना चाहिए, चाहे वो सूबे के हदूद में रहकर या वफाक के साथ। और लोगों ने आपको इसलिए नहीं भेजा कि आप 6-6 महीने बाद, साल बाद या 1.5 साल बाद कहेंगे जी मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। भाई, अगर आवाम आपको कह रही है इस्तीफ़ा देने के लिए, तब तो बात समझ में आती है, लेकिन आप अपनी ज़ाती वजूहात की बुना पर इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो ये बड़ी ज़्यादती है। और हमारी पार्टी के अंदर कोई ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ ये ज़रूर है कि हम चाहते हैं कि हमारे काम स्पीडी तौर पर हो और उसके ताकि लोगों को हम अच्छा। बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।